नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास 8वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस पेपर में से कई सारे प्रश्न हैं वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जैसा आपका पेपर आने वाला है वैसा ही पेपर हमने यहाँ पे तैयार किया है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी होते हैं वो वीडियो को देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और इससे जो अगला जो हमारा वीडियो आता है आपके क्लास से संबंधित वो आप तक नहीं पहुंच पाता। तो आप सभी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश को आराम से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको लिखना है। पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 प्रश्न हैं। ये आपके रहेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी अबसद के रूप में। तो उसमें पहला प्रश्न देखिएगा आप, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था? लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर बेटिंग। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो अपना ऑप्शन नंबर ब है वो आपको सही करना है। इन प्रश्नों के उत्तर हैं आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इस तरह से सारणी बना के भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरह से सारणी बना दीजिएगा 6 कॉलम की, पहले का लिख दीजिएगा और पहले में ब है तो ब नीचे भर दीजिएगा। आगे फॉर्मेट भी मैंने बताया हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है यानी वो नए रूप से वापस अपने सामने आ सकता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या फिर उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय संसाधन है, और जल विद्युत है ये भी नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है। जिन्हें आपको बताना है कि मृदा के निम्नीकरण में ऐसा कौन सा कारक है वो सहायक नहीं है। निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा का खराब होना। तो वनो उन्मूलन ये तो हैं, अति पशुचारण ये भी हैं, इसलाकृति और भूस्खलन यानी जमीन का खिसकना तो ये तो है, लेकिन इसलाकृति है विद्यार्थियों ये नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर स है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं विद्यार्थियों? ऐसे स्रोत जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं जिसका उपयोग अपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका भी सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर द रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। हाँ, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा आप। प्रश्न ये है कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी है वो उत्पादित की जाती है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर अ, उद्योग कहते हैं। प्रथम क्रिया में क्या आता है? कृषि आती है, ध्यान रखना है। प्रथम क्रिया में क्या आता है? कृषि आती है, यानी कच्चा माल अपन कृषि में ही तो बनाते हैं, फिर उसको है ना अपन उद्योग में भेजते हैं और वो हो जाएगी द्वितीय क्रिया। फिर उसके बाद में उसको परिवहन के द्वारा अपन है आगे भेजते हैं तो वो हो जाएगी आपकी तृतीय क्रिया, जिसमें बाजार तक पहुंचना। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्रिया है ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपके अबसद के हैं वो सारे के सारे प्रश्न कवर हो जाते हैं। और इस तरह से सारणी बनानी है आपको अपनी कॉपी में, और कॉपी में पहले का जैसे कि स है तो स लिख दीजिएगा, दूसरे का द है तो द लिख दीजिएगा, तीसरे का द है तो द लिख दीजिएगा, चौथे का ब है तो ब लिख दीजिएगा, पांचवें का अ है तो अ लिख दीजिएगा, और छठे का अ है तो अ लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको भरना है और आपका सही आंसर माना जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा आपको पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगला देखिएगा प्रश्न है वो है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा पहली रिक्त स्थान है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, माफी चाहूँगा। लोगो, ठीक है, लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े, यहाँ पे लोग है, ठीक है, लोगो नहीं है। लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े खाली जगह होते हैं। तो क्या होते हैं? लोग ही हैं वो एक राष्ट्र के सबसे बड़े क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे संसाधन। अगला देखिएगा, समानता का अधिकार एक खाली जगह अधिकार है। तो समानता का अधिकार है विद्यार्थियों, वो एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे आप लिखोगे मौलिक। ठीक है, पेपर को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और जितने भी विद्यार्थी आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि आगे आपके क्लास से संबंधित और भी पेपर डाले जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ग नंबर देखिएगा आप, खाली जगह लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में सत्ताधारी दल है उसका मुखिया होता है। ये आपके राजनीति विज्ञान की बुक का प्रश्न है। अगला देखिएगा, भारत में सभी लोग खाली जगह की नज़र में बराबर होंगे। तो कानून की नज़र में, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कानून की नज़र में है वो सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कानून। अगला देखिएगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान खाली जगह के शासक थे। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान है विद्यार्थियों, ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के थे। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैसूर। ठीक है, इस तरह से आपके ये प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे। और ये प्रश्न है, इसमें प्रत्येक जो आपका है ऑप्शन वो 1 नंबर का रहेगा। तो आप याद करके जरूर जाइएगा खाली जगह को या फिर रिक्त स्थान को। अगला है, निम्नलिखित का मिलान करना है। यहाँ पे दीवानी है। दीवानी का मतलब क्या होता है? तो इसका आप मिलान कीजिएगा। तो दीवानी का हो जाएगा भू राजस्व वसूल करने का जो अधिकारी है उसे क्या कहते हैं? अधिकार है उसे क्या कहते हैं? दीवानी कहते हैं। शेर ए मैसूर किसे कहते हैं? टीपू सुल्तान को कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसका मिलान कर देना है। रानी सेन्नम्मा, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल तीसरे का, रानी सेन्नम्मा का क्या हो जाएगा? आपका द हो जाएगा। कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। वॉरेन हेस्टिंग का क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और सिपाही को क्या कहते थे? सिपोही कहते थे। तो इस तरह से इसका ये स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलान करना है अपनी कॉपी में, पेपर में मत करिएगा कोई भी विद्यार्थी, कॉपी में करना है, क्योंकि कॉपी में आप लिख के आओगे वही आपका सही आंसर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 9 से लेके 15 ये सारे के सारे अति लघुतरात्मक, यानी इसके आंसर आपको 1 या फिर 2 लाइनों में देने हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज है वो कब व किसने की थी? तो विद्यार्थियों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज है वो पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने 1498 में की थी। ये ध्यान रखना, वास्को डिगामा ने कब की थी? 1498 में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय वस्त्र विदेशों में किस कारण प्रसिद्ध थे? तो भारतीय वस्त्र हैं अपनी कारीगरी के लिए, अपनी बारीकी के लिए और अपनी शानदार सफाई के लिए ना विदेशों में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? अंग्रेजों का कौन सा अधिकारी था? वो आपको बताना है। और अगला है, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन संरक्षण से ये तात्पर्य है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए उसे बचाए रखना या फिर उसे नवीकरणीय के लिए कुछ समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखने हैं। इसमें आप लिखिएगा भूस्खलन। क्या लिखोगे? भूस्खलन लिख दोगे एक तो, और दूसरा लिख दोगे अति पशुचारण। दूसरा क्या लिखोगे? अति पशुचारण लिख दोगे। या फिर ये नहीं आता है तो आप लिख दोगे बाढ़ लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो ये है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। चलिएगा,
अगला प्रश्न देखिएगा, किसी देश में लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र किसी भी देश में इसीलिए आवश्यक है क्योंकि लोगों के द्वारा अपनी सरकार चुनने का इससे अधिकार मिलता है और वो अपने हित के लिए और अपने देश के हित के लिए अच्छी सरकार का चुनाव करेंगे और इससे लोगों की स्वतंत्रता और आज़ादी भी बनी रहेगी। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था? पहली बात तो है कि जो यहाँ पेशवा बाजीराव थे उनको जो पेंशन देनी थी, जैसे देते थे वैसे इनके दत्तक पुत्र है इनको भी पेंशन दी जाए और साथ ही इनके दत्तक पुत्र है उसको यहाँ का है ना वो क्या कर दे, शासक घोषित कर दे। इस तरह से इनकी मांग थी और जो लगान वगैरह है वो भी कम कर दे, इस तरह की मांग थी। उसी को लेके अंग्रेज़ों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? तो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा इसको। सिपाहियों को बनाए कारतूस के ऊपर क्यों ऐतराज़ था? तो सिपाहियों को जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो कारतूस थे उसके ऊपर ऐतराज़ इसीलिए था क्योंकि उस कारतूसों को खोलने के लिए उसके ऊपर जो लेप था वो था सुअर और गाय की चर्बी का और उसको है ना दांतों से खोलना पड़ता था। किससे खोलना पड़ता था? दांतों से खोलना पड़ता था। और इससे जो हमारे यहाँ के स्थानीय हिंदू और मुस्लिम भाई सैनिक थे उनको है वो अपना धार्मिक अपमान लगता था, इस कारण से उनको कारतूसों के ऊपर ऐतराज था और उन्होंने इस बात का विरोध भी किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा का शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हैं, ये आपको लिखना है। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो फौजदारी व दीवानी कानून में क्या अंतर है, इसके बारे में आप ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2 या फिर 3 वाक्य लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न हैं, इनके आंसर बड़े लिखने हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना सारा मैं नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इन प्रश्नों को याद जरूर कीजिएगा। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं? ऊपर वाला प्रश्न मैंने बताया है ना, 1 मिनट देख लेते हैं क्या है। हाँ, हाशियाकरण बता दिया, ओके। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 है, जैव मंडल व पारितंत्र में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। अगर ये नहीं आता है तो पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, कारण लिखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करो। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करो जिसमें है लो और अलो खनिज किसे कहते हैं, या फिर धात्विक और अधात्विक खनिज है वो किसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 22 है, इतिहासकार अंग्रेजी शासन काल को औपनिवेशिक युग क्यों कहते हैं? अगर इसका आंसर नहीं आता है तो आपके सामने ऑप्शन में मिल जाएगा। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं? तो आप सभी को पता होगा जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था और वो 3 कालखंड कौन कौन से थे मित्रों? वो थे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और उसके अनुसार था कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम जो तानाशाह है उनका राज चलता था और साथ ही यहाँ पे कई तरह के आडंबर थे और यहाँ का समाज है वो धर्म आधारित, जाति आधारित बंटा हुआ था, जबकि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और ये जेम्स मिल ने है ना अपनी बातें बना बना के लिखी थी। अब जेम्स मिल था कौन, कोई बताएगा? अगर आपको पता हो तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था या फिर कौन था, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को अपना खतरा क्यों मानती थी? क्योंकि टीपू सुल्तान है बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना। टीपू सुल्तान शक्तिशाली व्यक्ति था और साथ ही फ्रांसीसी थे ना, उनसे इनकी दोस्ती है बहुत ही अच्छी थी और फ्रांसीसियों को अंग्रेज है वो अपना दुश्मन मानते थे और फ्रांसीसियों की सहायता से ही टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का क्या कर दिया था, आधुनिकीकरण कर दिया था। इस कारण से हैं वो अंग्रेज है इनको अपना दुश्मन मानते थे कि कहीं भविष्य में ये हमारे ऊपर खतरा न बन जाए। रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, ये अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह से बदली? अगर इसका आंसर नहीं आता है तो अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल है वो किस तरह से बिताए थे?
अंतिम मुगल बादशाह कौन था विद्यार्थियों? अगर आपको पता हो तो बहादुर शाह जफर थर्ड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर थर्ड, ठीक है ना, अंतिम मुगल बादशाह। अगला प्रश्न है कि निम्न को भारतीय मानचित्र में आप अंकित करना है, इनमें से कोई 5 स्थानों को अंकित करना है। मैंने 7 स्थान दिए हैं, भोपाल, आगरा, जयपुर, पटना, लक्षद्वीप, दिल्ली या फिर कन्याकुमारी। आपको एक मैप दिया जाएगा और उस मैप में इन स्थानों को है वो आपको भरना है। इस तरह से आप भर के आराम से यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों इस पेपर में बस इतना ही। अब है ना आप सभी को काम करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और आगे किस विषय का पेपर चाहिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चैनल को सभी सब्सक्राइब करके जाइएगा विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करना आप कोई भी मत भूलना। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।